सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना PYQ का सेशन किरण पब्लिकेशन से। और ये इंडियन पॉलिटी का हमारा सेशन नंबर 9 है आज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 to 60 डिस्कस करेंगे टाइप 3 के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट इन इंडिया व्हेन। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है इंडिया में? ठीक है, ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा वैसे मोस्टली। सो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स बता दूं, ये आर्टिकल्स कौन कौन से हैं बेसिकली। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ठीक है, ये तीन आर्टिकल हमारे ये इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, इनसे रिलेटेड है। सो सबसे पहला आर्टिकल जो कि आर्टिकल 352 है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 356, जिसको स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। क्लियर। एंड लास्ट आपका आता है 360, ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। क्लियर। तो ये तीन आर्टिकल इनसे रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो दैट इज आर्टिकल 356। क्लियर। अब प्रेसिडेंट रूल या फिर आपका स्टेट इमरजेंसी ये कब लगाया जाता है? जब भी कोई गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है, जब भी वो इनएफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, मतलब उससे कंडीशन संभल नहीं रही वहाँ की, ठीक है, और पूरा जो एक है वहाँ पे, मतलब पूरा जो मशीनरी है वो पूरा एक तरीके से वहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो तब ये आपकी जो प्रेसिडेंट रूल है तब वो इम्पोज किया जाता है। क्लियर है। और ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 356 के अंदर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ठीक है, जब गवर्नमेंट, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, वो उससे कंडीशन जब संभलती नहीं है, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 32, in Indian Parliament, a bill may be sent to a select committee after first reading, second reading, general discussion during the second reading or at any stage। तो इसको समझो, जब भी कोई पार्लियामेंट में बिल आता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों हाउसेस में तो डिस्कशन होता ही है। ठीक है, लोकसभा एंड आपके राज्यसभा में तो डिस्कशन होता ही है उसको लेकर, बिल को लेकर, लेकिन कुछ सेलेक्टेड कमिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की, ठीक है, जिसमें से कुछ के मेंबर्स लोकसभा से होते हैं और कुछ के मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अराउंड 20 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में 20 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। तो होता क्या है कि इसमें और उसके बाद भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगती है तो कमिटीज़ ये बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और कमेटी का काम क्या होता है? इन बिल्स को, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा है ना, सेम वैसे डिस्कशन कमिटीज़ भी करती हैं। और जो भी कमेटी फिर उस पर अपना जजमेंट देगी या फिर अपनी एडवाइस वगैरह देगी, तो वो फिर पार्लियामेंट क्या होगा, पार्लियामेंट को वो क्या करना होता है, उस पर वर्क करना होता है। ठीक है, पार्लियामेंट को उसके अकॉर्डिंग फिर चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कमिटीज़ का रोल हो गया। और उसके बाद ये कब जा सकता है इन सिलेक्ट कमिटीज़ के पास? तो ये किसी भी स्टेज में जा सकता है, यानी बिल अभी जस्ट फर्स्ट रीडिंग के लिए आया है, ठीक है, डिस्कशन के लिए आया है, तो किसी भी स्टेज पे जा सकता है। उसे कौन भेजेगा? स्पीकर उसे भेज सकता है किसी भी स्टेज पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, where is the constitutional power located enabling the central government to legislate on cow slaughter? ठीक है, तो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी लेजिस्लेशन अगर बना रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लेजिस्लेशन बना रही है काउ स्लॉटर पे, ठीक है, तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसको कहाँ पे दे रखी है? तो काउ स्लॉटर से हमने पढ़ा हुआ है काउ स्लॉटर के बारे में कहाँ पे? तो एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे की पॉइंट आता है। और ये की पॉइंट कहाँ पे आता है? तो आप सबको याद आ जाना चाहिए फटाफट से। क्या याद आना चाहिए आपको? DPSP। ठीक है, DPSP। और DPSP में हमने 8 वाले जो आर्टिकल थे ना, मतलब दो जगह आर्टिकल्स में 8 आ रहा था। ठीक है, एक तो आर्टिकल 38 था और एक आर्टिकल 48 था। ठीक है, जो सबसे पहली बार 8 आया था उसमें हमने किसकी बात करी थी? गेट की बात करी थी, है ना। और जो ये वाला जो गेट था, सबसे फर्स्ट जो गेट था, उसमें हमने रिच और पुअर की बात करी थी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला गेट था ना, उसमें हमने क्या बात करा था कि जब हमने इस बार गेट खोला ना, तो हमें क्या दिखा? एकदम हमारे घर के बाहर क्या है? गार्डन है, और बहुत बड़ा सा एक क्या है? फार्म हाउस है, और क्या एकदम ग्रीनरी है, उसमें क्या है? हमारे कुछ पेट्स क्या है? घूम रहे हैं, है ना। तो हमने इस तरीके से बात करी थी। क्या है? हमने कुछ काउस भी रख रखी हैं, है ना। तो हमने इस तरीके से बात करी थी, इस तरीके से हमने इसको समझा था। तो अगर आपने DPSP वाला सेशन नहीं देखा है तो वो वेरी फर्स्ट सेशन अपना इंडियन पॉलिटी का, मैंने उसमें आपको ये पूरी ट्रिक्स से लर्न करवाए थे। DPSP आर्टिकल नंबर आपका 51 तक, ठीक है, 51 तक सारे आर्टिकल्स मैंने आपको लर्न करवाए थे काफ़ी ईजी वे में और ट्रिक्स के साथ। तो आप लोग पहले उस सेशन को चेकआउट कर सकते हैं।
वो सेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से पहले वो वाला सेशन भी चेक कर सकते हैं। वो फर्स्ट सेशन है हमारा इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। अब चलो आगे, तो हमने इसके बारे में बात करी थी आर्टिकल नंबर 48 में, ठीक है। तो आर्टिकल 48 कहाँ पे, यहाँ पे अब, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आर्टिकल 48 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्लियर। नेक्स्ट 34, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय। तो ये जो सैलरीज वगैरह दी जाती हैं एमपीज को, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट का ही एक जुरिस्डिक्शन के अंदर है कि जो भी इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं वो सब उनके बारे में कौन डिसाइड करता है, तो ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। इवन किसी की भी सैलरी अगर के बारे में, जैसे प्रेसिडेंट की भी, प्राइम मिनिस्टर की भी, किसी की भी अगर सैलरी के बारे में डिस्कशन करनी है या डिसाइड करनी है कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो वो पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट क्या है कि जैसे सपोज कि अभी अगर जैसा अभी प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है 5 लाख है, ठीक है। तो अभी जैसे जिस भी प्रेसिडेंट का अभी टर्म चल रहा है ना, उनके टर्म के ड्यूरेशन में, यानी कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एनी प्रेसिडेंट, वो जो अमाउंट है ना उसको डिग्रेड नहीं करा जा सकता, ठीक है। उसको लोअर नहीं करा जा सकता, उसको कम नहीं करा जा सकता, ठीक है, जब भी किसी प्रेसिडेंट का टर्म चल रहा है, ठीक है। जैसे अगर टर्म एंड होता है किसी भी प्रेसिडेंट का, उसके बाद अगर कोई इसमें अमेंडमेंट्स करने हैं सैलरीज अलाउंसेस में, तो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 पे। द अथॉरिटी टू प्रोरोग द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रेस्ट विद, ठीक है। तो ये अथॉरिटी ना कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं और उनके क्या होते हैं, सेशंस होते हैं, ठीक है ना। उनके क्या होते हैं, सेशंस होते हैं। तो उनके सेशंस को प्रोरोग करना या समन करना, ये जो अथॉरिटी है किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो दोनों हाउसेज को किसी भी टाइम पे समन कर सकते हैं, मतलब उनको बुला सकते हैं और उनके सेशंस को प्रोरोग कर सकते हैं, ठीक है। उनके सेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी है किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट 36, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, है ना। राज्यसभा क्या है, परमानेंट, वो है, परमानेंट हाउस है। तो राज्यसभा तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये टर्म यहाँ पे हमने पार्लियामेंट दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगर सिर्फ लोकसभा होता तो फिर क्या आंसर होता, लोकसभा अगर आंसर है तो क्या है कि डिसॉल्व कौन कर सकता है, तो लोकसभा ही उसको, यानी कि अब यहाँ पे आता है कि पार्लियामेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन लेके आएगा, वो पार्लियामेंट लेके आएगा। समझ आई ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द जनरल सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज द चीफ ऑफ इट्स सेक्रेटरिएट एंड इज। तो ये जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा होते हैं ना, ठीक है, ये कौन होते हैं बेसिकली, ये आपका ये होते हैं आपके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ना, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रैंक है किसमें, आईएएस में आपका, ठीक है। ये सबसे टॉप लेवल के, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट ये आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है जिनके पास, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक होती है। तो ये इसके इक्विवेलेंट ये पोस्ट होती है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी जनरल इनको कौन इलेक्ट करता है, तो ये अपॉइंट करता है इनको कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट 38, व्हेन वाज 0 आवर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया। 0 आवर जो होता है वो एक हमारा ना इंडियंस का खुद का एक अपना इन्वेंशन है, ठीक है। ये आपके जो पार्लियामेंट्री कोड है ना उसके अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट है आपके कि पार्लियामेंट में मतलब कैसे कैसे काम होता है, मतलब पार्लियामेंट्री का पूरा प्रोसीजर है कि कैसे पार्लियामेंट में काम होता है, ठीक है। तो उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है 0 आवर के बारे में, ठीक है। और 0 आवर जो होता है वो हर एक, जब भी इनका सेशन होता है तो अराउंड 12 नून में ये सेशन, ये जो 1 घंटे का होता है ये सेशन 12 नून में, ठीक है। इसमें क्या डिस्कस किया जाता है 0 आवर में, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक पे, ठीक है, जैसे एजेंडा से पहले डिस्कस किया जाता है कि जो भी एजेंडा है उस दिन का, उसको हटा के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं तो ये मिनिस्टर ना मतलब एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो पावर में है, ठीक है, जो पावर में है गवर्नमेंट, जो पावर में मिनिस्टर्स बैठे हैं, उनसे ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं ये। और कौन करेगा, मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक है। जो भी मेंबर्स उस टाइम जितने भी एमपीज प्रेजेंट हैं, वो इन मिनिस्टर से, किसी भी मिनिस्टर से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है और उनको फिर इसके बारे में आंसर देना होगा, ठीक है। ये एक तरीके से एक इनफॉर्मल टॉक आप कह सकते हो कि एक इनफॉर्मल टॉक होती है ये, ठीक है।
कहाँ पे, पार्लियामेंट में। क्लियर है इतना बात। तो ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट 39, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली एज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया ना लोकसभा और राज्यसभा का, वो कितना फिक्स किया है, लोकसभा में क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो इसलिए इसका कितना है 552, ठीक है, राज्यसभा का 250, ठीक है। तो लोकसभा के आपके पास 552 मेंबर्स मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करें और राज्यसभा के 250 मेंबर्स फिक्स करें, ठीक है। अब इसमें जो 2 मेंबर हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, और इसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर हुआ इतना बात। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन 252 एंड 250, 252 एंड 250, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40, in order to be recognized as an official opposition group in the parliament, how many seats should it have, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि क्या होता है, एक पार्लियामेंट में एक तो हो गया मेजॉरिटी, ठीक है ना, एक पार्टी की होगी क्या मेजॉरिटी, और बाकी जो पार्टी है उनकी क्या हो सकती है, कोलिशन हो सकती है, और उसके बाद वो ऑपोजिशन पार्टी में आ सकती है, ठीक है। तो ऑपोजिशन में आने के लिए यानी कि एक ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10% उसमें अपने मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट आपके पास 10% सीट्स होनी चाहिए। जैसा अभी देखो, अभी लोकसभा में क्या है, अभी लोकसभा में अपने पास 552 टोटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है, लेकिन हमारे पास अभी जो वैलिड जो सीट्स है ना वो 545 है, ठीक है। अब 545 में ना आपके पास 10% यानी अप्रोक्स आपके पास 55 सीट्स होनी चाहिए, तब आप क्या बनोगे, ऑफिशियल जो होगा, मतलब ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप आप बन सकते हो। मतलब जैसे अभी मेजॉरिटी में कौन है, बीजेपी है, तो ऑपोजिशन में कौन है, जैसे कि ऑपोजिशन में कांग्रेस है ना। तो ऑपोजिशन में बनने के लिए आपके पास एटलीस्ट 55 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप किस में आओगे, ऑपोजिशन में आओगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसमें 10% होना चाहिए यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट 41, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिसिबल बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैक्सिमम कितना परमिसिबल है, 6 मंथ्स का, है ना। काफी बार डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 42, what is the minimum age laid down for a candidate to seek election to the Lok Sabha। तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है, 25 ईयर्स, है ना, 25 ईयर्स, और ये 30 ईयर्स किसके लिए, ये है राज्यसभा के लिए। क्लियर। नेक्स्ट 43, which of the following taxes is exclusively and totally assigned to the central government by the constitution। तो ऐसा कौन सा टैक्स है इन सब में से जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो कि सारा का सारा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सबसे ज्यादा एक तरीके से आपका पैसा आता है ना, सब एक तो है रेलवे, ठीक है। रेलवे में आपका जो ये फ्रीट्स वगैरह जाते हैं ना, इनसे सबसे ज्यादा पैसा टैक्स कलेक्शन होता है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स से होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने की, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सारा का सारा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। नेक्स्ट 44, when the offices of both president and vice president of India are vacant, who will discharge their functions, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट भी अपने ऑफिस में नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी अपने ऑफिस में नहीं है, दोनों के ऑफिसेस क्या है, वेकेंट है। तो फिर अगर जरूरत पड़ती है तो इनके ऑफिस का जितना भी वर्क है वो कौन डिस्चार्ज करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो याद रखना उस टाइम पे जो हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसको मिलती है वो किसको मिलती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी इन दोनों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट 45, हु इज एलिजिबल टू कास्ट डिसाइडिंग वोट ओवर अ बिल इन अ जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। अब ये देखो, एक तो 2 टर्म है यहाँ पे, डिसाइडिंग वोट और दूसरा है जॉइंट सेशन। तो देखो होता क्या है, एक बिल सपोज लोकसभा में आया, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वो गया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में उस बिल को पास नहीं करा गया, ठीक है। तो क्या होता है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ना प्रेसिडेंट क्या बुलाते हैं, प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं दोनों हाउसेस को, ठीक है, नोटिस जाते हैं दोनों हाउसेस के पास, और फिर एक लिया जाता है जॉइंट सेशन, ठीक है। जॉइंट सेशन जिसको प्रिसाइड कौन करता है बताओ, तो प्रिसाइड इसको स्पीकर ही करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट ने बुलाया तो प्रिसाइड भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2 पॉइंट है इसमें, ये याद रखना जॉइंट सेशन से, कि जॉइंट सेशन को एक तो कौन प्रिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, और उसको सम्मन कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। जॉइंट सेशन के लिए दोनों के पास नोटिस, यानी इनको बुलाना जॉइंट सेशन के लिए, तो ये काम कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रिसाइड कौन करता है सेशन को, तो वो स्पीकर ही करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अभी क्योंकि
यहाँ से तो वो पास हो गया, लेकिन यहाँ पे पास नहीं हो रहा ना, तो अब जब दोबारा जॉइंट सेशन होगा पास तो तब भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, एक डिसाइडिंग वोट डाला जाता है, ठीक है, यानी कि अभी क्या है, इक्वल इक्वल चल रहा है, ठीक है। अगर एक वोट आ जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा तो मतलब पता चल जाएगा कि वोट उसके फेवर में है या फिर उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये डिसाइडिंग वोट डाला जाता है। तो ये पावर किसके पास है, मतलब ये डिसाइडिंग कास्टिंग वोट कौन डाल सकता है, तो ये अपना जो स्पीकर है लोकसभा के वही डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पार्ट। नेक्स्ट 46, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बेसिकली, राज्यसभा में ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं किस में जाके बैठ रहे हैं, राज्यसभा में जाके बैठ रहे हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये स्टेट्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यानी जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी सीट्स ज़्यादा होंगी, और जिसकी कम पॉपुलेशन होगी उसकी राज्यसभा में सीट्स कम होंगी, ठीक है। तो यही सिमिलर सिचुएशन लोकसभा के साथ भी है, ठीक है। सिमिलर एक कंडीशन लोकसभा के साथ, मतलब उसमें भी ऐसी फॉलो होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सीट्स एलोकेट की जाती हैं। क्लियर हुआ। और अभी जो सीट्स एलोकेशन चल रहा है वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। क्लियर हुआ। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो 1971 के आपके सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो ये आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा सेकंड ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ये रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट 47, द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने डिस्कस भी किया है काफी बार। इसमें कौन होते हैं, आपके इलेक्टेड मेंबर्स। पहली बात तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं काउंट होते इसमें, ठीक है, जब भी इलेक्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर इम्पीचमेंट करना है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपका एक तो पार्लियामेंट आ जाएगा, ठीक है, यानी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा एंड ऑल्सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इनके। और एक और चीज आती है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब देखते हैं हमारा इसमें से कौन सा आंसर मैच करता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं, मेंबर्स ऑफ नहीं, मेंबर तो हमें चाहिए ही नहीं, इलेक्टेड मेंबर चाहिए हमें, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना काफी ज्यादा, मतलब यहीं पे आपको कंफ्यूज करवाता है हमेशा। नेक्स्ट आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें ना वो नहीं दे रखा स्टेट, ये यूटी वाला पॉइंट नहीं दे रखा, तो इसको हम ठीक है जा सकते हैं, मतलब ठीक है हमें, क्योंकि ये तीन चीजें तो मिल गई, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज, ठीक है। यूटी इसमें काउंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे यूटी भी काउंट हुआ, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ इसको कि ये जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या कंसिस्ट होता है, तो इन सब चीजों से कंसिस्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी समन्ड एटलीस्ट, ठीक है ना। तो कितने, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया भी है, तो एटलीस्ट कितने सेशंस उनको कर लेने चाहिए। तो परमिसेबल टाइम है कितने का, 6 महीने का। तो एक साल में यानी कि 2 बार तो वो मिलना ही मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने में एटलीस्ट 2 सेशन तो हो ही जाएंगे, है ना। तो 12 महीने में आपके एटलीस्ट 2 सेशन उनको करने ही करने हैं, ठीक है। तो कितनी बार एटलीस्ट मिलने चाहिए, वो एटलीस्ट ट्वाइस ही है, ठीक है। एक साल में कम से कम 2 बार उनको मिलना चाहिए, ठीक है, सेशंस के लिए। नेक्स्ट 49, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो दी। तो आपको पता ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ये हमारे चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, ठीक है। तो ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के। क्लियर। नेक्स्ट 50, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो ये देखो जो भी आपका ये प्रेसिडेंट है जैसे हमारे, ठीक है, उनकी पावर आप बस इतना समझो कि हम हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ब्रिटिश में जो है वो क्या चलते हैं, ब्रिटिश में वो वहाँ पे क्या चलती है, वहाँ पे क्वीन चलती है ना। वहाँ पे जो पावर है हमारे, मतलब हमारे प्रेसिडेंट के इक्वल कौन है, वहाँ पे क्वीन है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इक्वल वहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखो जैसे अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, इसके इक्वल कौन हो जाएगा, तो इसके इक्वल हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो बिडेन के इक्वल हमारे कौन है, हमारे मोदी जी किसके इक्वल हैं, जो बिडेन के इक्वल है, ठीक है, मतलब कि उनके पावर में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में वो दोनों इक्वल है। तो सिमिलरली जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो हमारे ब्रिटिश मोनार्क के इक्वल है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 51, विच ऑर्गन इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल पर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल पर्स। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, नेशनल पर्स का मतलब है यार जो हम टैक्सेस पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, तो उसका कस्टोडियन कौन है, यानी कि हमारा पैसा जो है वो फालतू में वेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब उसको फालतू में खर्च ना किया जाए, ठीक है।
ठीक है। तो इसका कस्टोडियन कौन है? तो ये है अपना लेजिस्लेचर। अब वो कैसे है इसको थोड़ा सा समझो। आपको पता है कि हमारे क्या होता है फरवरी टू मई, ठीक है, कौन सा सेशन होता है? बजट सेशन होता है, ठीक है। फरवरी टू मई क्या होता है? बजट सेशन होता है पार्लियामेंट में। और उसमें क्या डिस्कस किया जाता है? ठीक है, इस पूरे जो ये 3 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये 3-4 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या डिस्कस किया जाता है? तो इसमें बजट सेशन होते हैं। इसमें बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, पूरे साल का। और उसमें जो जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है आने वाले टाइम में, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर करना है, जितना भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसके पास, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर करना है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाती है किसमें? बजट सेशन में। क्लियर है? तो इसलिए ये हमारे पास, इसलिए जो लेजिस्लेचर है वो हमारा क्या है? कस्टोडियन ऑफ नेशनल पर्स है, ठीक है। क्योंकि जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ऐसे ही मतलब हमें बिना बताए नहीं हो रहा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। उसके बाद वो उससे जो भी खर्चा करना है उसके बाद वो खर्चा किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हु कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो ये देखो, ये कहना क्या चाह रहा है इसमें कि सपोज आप सिर्फ राज्यसभा के मेंबर, तो आप राज्यसभा के हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों हाउसेज में बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बोलना और वोट करना, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो सिर्फ स्पीक करना, ठीक है, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट करना, बेसिकली कोई भी जैसे बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते, ठीक है। वोट आप उसी हाउस में कर सकते हैं जिस हाउस के आप मेंबर हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना ढंग से, है ना, स्किप नहीं करना, इसको अच्छे से समझना है हमें। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो पार्टिसिपेट करना, स्पीक करना, और दूसरा वोट करना। वोट आप उसी हाउस में कर सकते हैं जिस हाउस के आप मेंबर हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या क्या बोल रहा है हमें कि आप मेंबर हो किसके? राज्यसभा के, लेकिन आप दोनों हाउसेज में बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कौन कर सकता है? जो कि क्या हो? मिनिस्टर हु आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि मेंबर किसके हैं? राज्यसभा के हैं। तो इसलिए राज्यसभा में वो क्या कर सकते हैं? राज्यसभा के मेंबर हैं बट कैन स्पीक इन बोथ हाउसेज, ठीक है ना। तो इसलिए मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो यही लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मेंबर्स तो हैं राज्यसभा के ऊपर, वो हमारे स्पेसिफिकली हमें बता रहे हैं कि मेंबर तो कहाँ के हैं? राज्यसभा के हैं, लेकिन दोनों हाउसेस में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम कौन कर सकते हैं? जो कि मिनिस्टर्स हों, किसके? मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो ये कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट आर रेजिडरी पावर्स? तो रेजिडरी पावर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कब? जो हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे, है ना। तो शेड्यूल 7 में आपको इसके बारे में बताया गया है। शेड्यूल 7 में क्या दी हुई है? हमें 3 तरह की लिस्ट दी हुई है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन लिस्ट में क्या है? तो इन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, यानी जिन सब्जेक्ट्स पे जो जो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में आपको वो सब्जेक्ट दे रखे हैं जिन पे सिर्फ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में आपके पास वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, ठीक है। और कॉन्करेंट में वो है जो कॉमन है, ठीक है। कॉन्करेंट में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिसपे ये दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स अगर ऐसे बच जाते हैं, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा नया टॉपिक दिखता है हमें, ठीक है, जैसे ये पैंडेमिक आया, ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारे पास फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी आती है, फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आती है जिसपे कोई भी लॉ नहीं बना हुआ, मतलब कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है इन लिस्ट में, ठीक है, तो उस पर अगर कोई लॉ बनाना पड़ता है तो वो आता है किसके अंदर? रेजिडरी पावर के अंदर, ठीक है। ठीक है, मतलब कि मेंशन नहीं किया हुआ इन तीनों लिस्ट में। उसके अलावा जब कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर या कुछ भी चीज़ ऐड करनी होती है, किसी पे भी लॉ बनाना होता है, तो वो आता है रेजिडरी पावर्स के अंदर। और वो रेजिडरी पावर किसके पास है? तो वो आपके पास पार्लियामेंट के पास है वो, ठीक है। तो व्हाट आर रेजिडरी पावर्स, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट नहीं, ठीक है। तो पावर्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो गया? रेजिडरी पावर्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। डिस्कस किया अभी भी इसी सेशन में। तो कितने मेंबर्स? 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not a tool of legislative control over the administration? तो legislative control over the administration in India, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि आपका लॉ बनाना, ठीक है, लेजिस्लेशन बनाना, ये भी एक टूल हो गया, ठीक है, किसके पास? लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। वो कोई भी क्या कर रही है? लेजिस्लेशन बना रही है, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का टूल हो गया किसके पास? लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये रेजोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये सारे क्या हैं? टूल्स हैं।
जिसके जिसके मदद से वो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकते हैं किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को इन इंडिया में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, ठीक है, ये उनमें से कोई टूल नहीं है, ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, हाउस डिसॉल्व करना, ठीक है, ये कोई टूल नहीं है कि इससे रिलेटेड कौन सा टूल है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, ठीक है, ये टूल है कि मतलब क्या होगा कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल इससे कैसे होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कि अभी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कुछ भी अगर लॉ बनाने हैं तो वो पास कौन करता है, लेजिस्लेचर पास करके दे रहे हैं, ठीक है, फिर उस पर आगे वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोलिंग कर रहे हैं अपने, ठीक है, स्टाफिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब काम किसके पास है, वो सब काम आगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। लेकिन ये बिल्कुल स्टार्ट करना ये काम कौन करके दे रहा है, तो ये लेजिस्लेचर करके दे रहे हैं हमें, है ना। तो अगर हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो फिर ये काम क्या होगा, ये काम नहीं हो पाएगा, है ना, हाउस डिसॉल्व अगर हो गया तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ये कोई टूल नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का। बाकी ये सारे यानी कोई रेजोल्यूशन लाना, क्वेश्चंस पुट अप करना और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, ये सारे टूल्स हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल के। क्लियर। नेक्स्ट 56, क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो 2 बार इलेक्ट हुए थे, एक बार 1950 में और दूसरी बार 1952 में, ठीक है, 1958 और दूसरी बार 1952 में। अब 1950 में क्या हुआ था ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था, है ना, और इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, कि मतलब जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके आता है, ठीक है, वो कोई मोनार्की वाला सिस्टम फॉलो नहीं करता, प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्ट होके आता है। तो इस बेसिस पे क्या किया गया कि क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही फिर एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया था। लेकिन 1952 में क्या हुआ था, 1952 में आपके जनरल इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल आपके इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, ठीक है, ये जो प्रॉपर इलेक्शंस हुए थे ये हुए थे 1952 में, जो कि किसने करवाए थे, इसके लिए प्रॉपर इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह से ये इलेक्ट हुए थे, ठीक है, 1952 में। लेकिन जो 50 वाला इलेक्शन था ना उसमें ये किसके थ्रू इलेक्ट होके आए थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू इलेक्ट होके आए थे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी आर, ठीक है। अब देखो एस्टिमेट्स कमिटी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि टोटल क्या है, 20 स्टैंडिंग कमिटीज हैं, ठीक है, 20 कमिटीज हैं किसमें, लोकसभा में, अपने पार्लियामेंट में। अब उसमें क्या होता है कि ये भी एक कमिटी है जिसका नाम क्या है, एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है, ये एक फाइनेंशियल कमिटी है, फाइनेंस के ऊपर है ये एस्टिमेट्स कमिटी, और जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं। तो ये इसके जो मेंबर्स हैं कहाँ से इलेक्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट होते हैं लोकसभा के अंदर से, ठीक है, ये लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं जो कि एस्टिमेट्स कमिटी के पार्ट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 58, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। तो ये जो स्पीकर है ये भी कहाँ से इलेक्ट होता है, ये भी जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, है ना, वो उसी में से एक को क्या बना दिया जाता है, स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो स्पीकर जिसको बनाया गया ना उसको अपनी जो प्रेजेंट पार्टी है वहाँ से उनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, मतलब पार्टी का मेंबर वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी पार्टी से हो सकते हैं लेकिन पार्टी का मेंबर उन्हें नहीं होना चाहिए जिस टाइम उन्होंने स्पीकर की पोस्ट संभाली है, ठीक है। और इनका टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। जब तक एक लोकसभा का टर्म है, लोकसभा का टर्म कितना है, 5 ईयर्स का है, तो वही 5 ईयर्स का टर्म किसके पास है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है। क्लियर। लेकिन ये उसके बाद तक भी रह सकते हैं ना, इनके दोबारा जब इलेक्शन होगी तो सपोज कि नहीं लोकसभा आई, ठीक है, तो उसके बाद भी अगर ये इलेक्ट हुए तो वो इनका फर्दर आगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए फिर दोबारा इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये मेंबर लोकसभा के ही होते हैं, ठीक है। 59, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो अगेन इलेक्टोरल कॉलेज पूछा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट प्लस क्या अपना स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स ये नहीं होगा क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ असेंबली चाहिए। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उसमें भी आप ऊपर वाले में देखोगे तो यहाँ पे सब में मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हमें वैसे भी चाहिए ही नहीं होते, हमें इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, a motion moved by a member in the legislature when it is desired to have a discussion on a matter of urgent public importance, ठीक है, यानी कि सपोज अभी कोई डिस्कशन चल रहा है लोकसभा में या राज्यसभा में, अभी कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी एक मेंबर है उसका, ठीक है, वो क्या चाहता है कि कोई ऐसा टॉपिक पे डिस्कशन चाहता है जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है अभी, ठीक है, जैसे अभी अगर मान लो हेल्थ में कोई बात करनी है, वो टॉपिक क्या है, सबसे अर्जेंट है अभी,
तो क्या होगा कि कोई किसी मेंबर को अगर वो टॉपिक स्टार्ट करना होगा, वो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करनी होगी, तो उसे क्या लाना पड़ेगा, उसे एडजॉर्नमेंट मोशन लाना पड़ेगा। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी अभी डिस्कशन चल रही है उसको पहले एडजॉर्न किया जाएगा, ठीक है, उसको मतलब खत्म किया जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, और फिर जो आप जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं उसके ऊपर मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी आप उठा के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मोशन लाना पड़ता है, उसके लिए आपको एडजॉर्नमेंट मोशन लाना पड़ता है, कहाँ पे, लोकसभा में। क्लियर हुआ, तभी उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो सकती है। तो आज के हमारे ये 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। आप लोग हमारी वेबसाइट eduma.in को भी चेक कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल eduma ऑफिशियल, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।